प्यारे बच्चों, अब हम अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान वर्धमान और ह्रासमान फलन, मतलब ऐसे फलन कि जो वर्धमान बढ़ते हुए हैं और घटते हुए हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो न बढ़ेंगे न घटेंगे। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों, इसमें वर्धमान और ह्रासमान फलन हम पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्धमान फलन क्या होता है, फिर आता है निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है और निरंतर ह्रासमान फलन क्या होता है। एक तो हम x1 और x2 की स्थिति के आधार पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फलन का यानी फंक्शन का ग्राफ देखेंगे कि ये किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है, और दूसरा है कि डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम किस प्रकार से जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देख सकते हैं। तो आइए इस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्धमान फलन। इसको वर्धमान ऐसा भी लिखा जाता है, वर्धमान, और इस तरह से भी लिखा जाता है कई जगह। तो ये ध है वर्धमान फलन। तो चूंकि हिंदी में कैसा भी लिखें, लेकिन इंग्लिश में एक ही आता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आप जैसे आप जानते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में मान लेते हैं हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस पे चर्चा करते हैं। y क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x, मतलब x का एक फलन होता है, और यहाँ पर हम इसकी स्थितियों के आधार पर इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा ग्राफ इस ढंग से बढ़ रहा है और फिर ऐसा जा रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। ये कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये हम जान चुके हैं पहले कि इसे ब्रेक नहीं होना है कहीं पर भी। ये एक कंटिन्यूअस कर्व है और ये लगातार निरंतर जो है बढ़ता जा रहा है। अब हम स्थिति देखते हैं। अगर हम यहाँ से ले लें, मान लीजिए x1 है और मान लीजिए ये x2 है, तब हम यहाँ पर लिखते हैं, आप जानते हैं वो ये पॉइंट क्या होता है, 0,0, और यहाँ से x आगे को बढ़ता है, इधर x घटता है, माइनस डायरेक्शन में है x, इधर प्लस डायरेक्शन में है। इधर को अगर चले हम तो x घटेगा, और इधर को अगर बढ़ें तो x बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि x1 इज लेस देन x2, आपको दिख रहा है, मान लीजिए इधर को चलें और ये पॉइंट 1 है तो ये 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ेगा। तो x1 क्या होगा, छोटा, और x2 क्या होगा, इसमें बड़ा। अब हम देखते हैं x1 पॉइंट ये है, तो यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, ये y की दूरी है और y को हमने fx कहा है, तो ये जो दूरी होगी ये fx1 होगी। बात समझ में आ गई। यहां से यहां तक की जो y की दूरी है ये फंक्शन ऑफ x है, तो fx1 होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेट लिखना चाहें मतलब निर्देशांक, तो ये हो जाएगा x अक्ष में x1 और y अक्ष में fx1, ये हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम धीरे धीरे आगे चलें, यहां से लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते हैं वैसे ही y का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे यहां पर y था पहले, अब इस पॉइंट पे पहुंचने पर इतना ऊपर बढ़ गया, क्योंकि y इधर को बढ़ रहा है ऊपर को और नीचे को घटता है y। ठीक है। अब यहां पर क्या है, x क्या है, y x जैसे जैसे इस पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, ये देखिए आगे x में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन y कांस्टेंट है। यहाँ पर fx क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ तक कांस्टेंट है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे हम x में बढ़े वैसे वैसे y भी आगे बढ़ता गया। दिख रहा है आपको, ये आगे बढ़ रहा है। तो इस अंतिम पॉइंट के हम अगर निर्देशांक देखें तो x अक्ष में कितना है, x2। हमेशा पहले निर्देशांक में x अक्ष लिखा जाता है, फिर y अक्ष लिखा जाता है। y अक्ष क्या है, फंक्शन ऑफ x, और चूंकि x2 एक पॉइंट है यहाँ पर तो fx2 एक पॉइंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। अब हमने यहां देखा कि x1 जब कम था और x2 अधिक है, तब fx1 और fx2 में क्या अंतर आ रहा है, तब fx1 आपने देखा होगा लेस देन fx2, ये तो आ ही रहा है, मतलब fx1 छोटा है और fx2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये वैल्यू बहुत ऊपर हो गई और ये y की वैल्यू छोटी हो गई। तो ये इसी क्रम में है जैसा ये है। तो यदि ऐसा होता है कि x1 x2 से छोटा है और fx1 भी fx2 से छोटा होता है, तो ये एक वर्धमान फलन कहलाता है। लेकिन अभी ये वर्धमान नहीं है, क्योंकि इसमें हम लेंगे इक्वल टू का साइन। इट मीन्स ये कहीं पर अगर निरंतर चलता जा रहा है और कहीं y चेंज नहीं हो रहा है, तब भी ये एक वर्धमान फलन की तरह यानी इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, बशर्ते उसके आगे ये ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो ये फिर यहां से डिक्रीजिंग हो जाएगा, लेकिन यहां तक ये इंक्रीजिंग माना जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है, fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 है, मतलब कहीं पर तो ये बढ़ रहा है जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, और फिर इक्वल टू का मतलब कहीं पर एक कांस्टेंट चल रहा है और कहीं पर फिर बढ़ रहा है। तो हम इस तरह से इक्वल टू का साइन भी लेके चलेंगे और लेस देन भी लेके चलेंगे, तो ये एक वर्धमान फलन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वर्धमान। और अब आएगा निरंतर वर्धमान। जहां पर निरंतर वर्धमान की बात आएगी, निरंतर का मतलब ये बीच का जो है पोर्शन जो हमारा कांस्टेंट होगा वो बिल्कुल नहीं होगा और निरंतर बढ़ता जाएगा। ऐसे ग्राफ बनेगा तो कहीं पर भी कांस्टेंट ना होकर के सीधे बढ़ता ही जाएगा, तो वहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, उसे भी हम समझते हैं यहाँ पर। तो ये आप समझ गए कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जब भी x1 इज लेस देन x2 होगा, तब fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 होना चाहिए। fx1 छोटा और fx2 बड़ा होना चाहिए। जब x1 छोटा है और x2 मतलब हम छोटे से बड़े की ओर यानी कि कम पॉइंट से ज्यादा पॉइंट की ओर अगर बढ़ते हैं तो y भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर बीच में कहीं कांस्टेंट है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा या वर्धमान फलन कहलाएगा। तो आपने वर्धमान फलन, अब आता है उसके बाद निरंतर वर्धमान। क्या होता है निरंतर वर्धमान फलन? इसको हम भी समझते हैं डियर स्टूडेंट कि निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसको हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं इसे स्ट्रिक्टली ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली ये हम समझ रहे हैं, स्ट्रिक्टली क्या हुआ। अब हम यहां पर ग्राफ देखें अगर कि ये हमारे पास इस प्रकार का ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम स्ट्रिक्टली समझते हैं। स्ट्रिक्टली का मतलब हम जब x1 पॉइंट पे हैं, मतलब छोटे पॉइंट पे हैं, यहाँ 0 से 1 पे चले, फिर 2 पे, फिर 3, 4, 5, 6 इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं
ओ से, मूल बिंदु से आगे बढ़ रहे हैं, तो y भी मूल बिंदु से आगे बढ़ रहा है, ऐसे निरंतर बढ़ रहा है ये, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते मान लीजिए ये यहां पर पहुंचा और ये पॉइंट है x2। तो ये वाला पॉइंट y की तरफ क्या हो जाएगा, fx1, और ये हो जाएगा fx2। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां पर कहीं भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि यदि x1 इज लेस देन x2, x के जो निर्देशांक है वो x1 छोटा है और x2 बड़ा है, तब f x1 इज लेस देन होगा f x2 से। ठीक है, f x1 क्या होना चाहिए, इज लेस देन f x2। यहां इक्वल टू का साइन नहीं होगा क्योंकि ये बीच में कहीं भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली बढ़ता जा रहा है, स्ट्रिक्टली यानी कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर हिंदी में पढ़े, निरंतर बढ़ता जा रहा है, कहीं पर भी ये कांस्टेंट यानी कि सीधी लाइन कहीं पर भी y एक्सिस के x अक्ष के समांतर और y अक्ष पर कांस्टेंट जो है नहीं जा रहा है, तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो निरंतर वर्धमान का मतलब इज लेस देन, इक्वल टू लेस देन आ जाएगा, और वर्धमान जहां पर होगा निरंतर नहीं होगा वहां पर इक्वल टू का भी साइन आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट। और अगर ऐसी स्थिति है x1 इज लेस देन x2 है और इसी क्रम में fx1 इज लेस देन fx2 ही हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि यह फलन निरंतर वर्धमान हो रहा है। और अगर ऐसी स्थिति है कि x1 छोटा है x2 से और f के साथ जो x1 है ये भी छोटा और इक्वल टू हो रहा है fx2 से, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस इक्वल टू का साइन आना चाहिए और यहां पर इक्वल टू नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि ह्रास मान क्या होता है डियर स्टूडेंट, और ह्रास मान जब आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी। तो यह ह्रास मान फलन हम समझेंगे कि क्या है, और ह्रास मान को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। आइए हम ग्राफ के माध्यम से इसे समझते हैं, क्योंकि ये जो फलन है ये ग्राफ के माध्यम से ही समझाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने फलन के नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट, यानी कि आपको 2D चाहिए ही चाहिए है, यहाँ पर 2D चाहिए ताकि एक जो है दूसरे पर आश्रित रहे। ये एक्स अक्ष है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव एक्स अक्ष होता है, इधर नेगेटिव वाई अक्ष और इधर पॉजिटिव वाई अक्ष है। अब अगर हम इसको देखें, मान लीजिए पहले हम ह्रास मान की बात करते हैं। एक फलन है जो इस तरह से चल रहा है और फिर जो है कांस्टेंट चला और फिर नीचे आ गया। अब देखिए जो अभी वर्धमान पड़ा था और इसमें अंतर क्या है, सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ x1 छोटा है और ये x2 ज्यादा है ना। यहाँ 1 होगा तो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो x2 बढ़ा, लेकिन y जो है x1 पर y क्या है, हाईएस्ट पद पे है, fx1 है। और यहाँ पर अगर देखें तो y अब x2 जबकि बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन y क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि y की दूरी यहाँ पर पहुंच गई। y यहाँ से पहले जब x1 छोटा था तो fx1 बहुत बड़ा था, और जब ये x2 बड़ा हो गया तो fx1 इतना छोटा हो गया, fx2 छोटा हो गया। डियर स्टूडेंट, इट मीन्स ह्रास मान में हम कहेंगे कि यदि x1 इज लेस देन x2 है, मतलब x1 से x2 की ओर हम बढ़ रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं, तो तब हमारा जो y का मान है फंक्शन ऑफ x1 ये इसके उल्टा हो रहा है, ये बड़ा है और बराबर है, क्योंकि बराबर में कांस्टेंट भी है बीच में, इसलिए बराबर का साइन भी लगेगा, और fx2 क्या हो गया, छोटा। तो जिधर बड़ा, ये जिधर को मुंह होता है ऐसे खुला हुआ, तो ये साइड जो है इधर की साइड क्या होगा, बड़ा, मुंह की ओर हमेशा बड़ा माना जाता है और पूंछ की ओर छोटा माना जाता है। तो ये इसे कहते हैं fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। तो ये समझ में आ गया। यहां हमारा ऐसा
साइन था और यहाँ इसका उल्टा हो गया। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि x1 तो बढ़ रहा है, x1 लगातार बढ़ता ही रहेगा हर जगह, क्योंकि हम x1 के सापेक्ष y को चेक करते हैं, x1 के सापेक्ष ही y की वैल्यू चेक करते हैं, तो x1 तो बढ़ेगा ही। लेकिन जहां y की वैल्यू घटेगी, मतलब x1 पे अधिक होगा y और x2 पे कम होगा, पर कम होगा, तो वो जो है ह्रासमान में आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में आएगा। और डिक्रीजिंग में आप ध्यान रखेंगे कि केवल डिक्रीजिंग अगर लिखा है तो इक्वल टू का साइन भी आएगा। डिक्रीजिंग में यानी कि कोई कांस्टेंट फलन अगर बीच में कहीं पर कांस्टेंट है फिर जो है डिक्रीज हो रहा है, तो वो पूरा जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं निरंतर ह्रासमान। तो ये हुआ निरंतर ह्रासमान, ये ह है, इस पे र की मात्रा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये ह्रासमान हो गया। और इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको समझते हैं। बिना ग्राफ के हम इनको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले 2D बॉडी को लेंगे, क्योंकि जहां भी फंक्शन की बात आती है, फलन है, एक फंक्शन दूसरे का फलन है, इसका मतलब 2D बॉडी है। और ये x अक्ष है, y अक्ष है। x इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, हम x की वैल्यू देंगे, ठीक है, और y में ये वैल्यू अपने आप प्राप्त करेगा, ये डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें देखेंगे हम क्या हो रहा है कि हमारे पास एक फलन यहां से लगातार इस तरह से घटता आ रहा है। तो हमने देखा कि ये जब हमारा मान x में छोटा था, हम केवल 1 सेंटीमीटर चले थे, और फिर उसके बाद जब हम 6 सेंटीमीटर चल चुके हैं या 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ चुके हैं, x2 का मान अधिक हो गया, तब हमारा fx जो है वो निरंतर घटता गया। x1 पर देखो आपको y की दूरी जो है अधिक मिल रही है, fx1 बड़ा हो गया, और यहाँ पर y इस मूल बिंदु से केवल इतनी दूरी पर है, जबकि यहाँ पर अधिक दूरी पर था। तो fx2 क्या हो गया, छोटा, fx1 बड़ा और fx2 छोटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि ऐसी स्थिति है कि x1 इज लेस देन x2, ये तो सदैव एक जैसे ही रहेगा, क्योंकि हम x1 से x2 की ओर ही बढ़ेंगे, तब क्या होगा, fx1 इज ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा कहीं भी, fx2। तो ऐसी स्थिति अगर होती है कि x1 इज लेस देन x2 और उसके विपरीत fx1 इज ग्रेटर देन fx2 होता है, तो ऐसी स्थिति में फलन निरंतर ह्रासमान फलन कहलाएगा। तो ये 4 प्रकार से हमने फलन को देखा डियर स्टूडेंट कि कैसे वर्धमान होता है, ये आपने देखा। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। और फिर निरंतर वर्धमान आपने देखा, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद ह्रासमान डिक्रीजिंग फंक्शन देखिए आपने कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, और निरंतर ह्रासमान फंक्शन क्या होता है। तो आपने ये इसमें एक चीज देखी कि यदि साइन एक जैसे हैं तो ये वर्धमान होगा, निरंतर तब होगा यदि इक्वल टू का साइन नहीं है, और यदि इक्वल टू का साइन है तो केवल वर्धमान होगा। लेकिन साइन एक जैसे ही होने चाहिए, लेस देन तो लेस देन, लेस देन तो लेस देन, ओके। और ह्रासमान जहां पर होगा, ह्रासमान की जब बात आएगी तो यहां लेस देन है, इसके विपरीत हो जाएगा साइन, ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और निरंतर में ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ओके। और यहां पर हम एक चीज ध्यान देंगे कि यहां पर जो x1, x2 हम अंतराल लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये किससे लेंगे, i से। i एक इंटरवल होगा जो x1, x2 का होगा। i का जो अंतराल है वो x1, x2 के बीच का है। x1, x2 भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये जो अंतराल है आप यहाँ पर लेंगे, तो ये इंटरवल है x1, x2 जिसको हम ले रहे हैं। और याद रखिए कि ये जो सारे ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, रियल के लिए। अभी इमेजिनरी की बात नहीं आ रही है इसमें,
रियल की बात हम कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं की बात हम कर रहे हैं, तो इसको हम इसमें सीख रहे हैं। इसके बाद हम अब देखेंगे डियर स्टूडेंट, न वर्धमान और न ह्रास फलन। अब हम एक ऐसा ग्राफ लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार इस प्रकार के ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये x ये मूल बिंदु होता है जहां से हम चलना शुरू करते हैं। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होती है x की, इधर नेगेटिव डायरेक्शन होती है। समझ में आ गया? इधर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ना नहीं कहलाएगा, ये x अक्ष में घटना हो गया। यहाँ क्योंकि यहाँ -1 होता है, -2 होता है, तो मान छोटे छोटे होते जाते हैं, और इधर जो है मान बढ़ते जाते हैं, तो इधर बढ़ना हो गया, इधर घटना हो गया। हालांकि हमें ये लगता है कि मूल बिंदु से दूर जा रहे हैं तो बढ़ेगा, लेकिन ये माइनस में बढ़ेंगे तो मान कम होते जाएंगे। y अक्ष में ये पॉजिटिव y अक्ष है ऊपर को, और इधर जो है वो -y अक्ष है। अब हम एक ग्राफ देखते हैं। इस प्रकार कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये जो है ग्राफ इस प्रकार चल रहा है, ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। इस प्रकार आपने एक ग्राफ देखा होगा, जैसे cos x का ग्राफ इस प्रकार से चलता है, sin x का भी इसी प्रकार से चलता है, लेकिन 0 0 से होकर जाता है। तो इस प्रकार के ग्राफ में आपने देखा होगा कि जब हमारा माइनस ये छोटा था, मतलब यदि हम x1 लें तो x1 इज लेस देन x2 लेते हैं, हर जगह x1 इज लेस देन x2 ही आएगा। तो यदि ऐसी स्थिति है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे y धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और कहाँ तक? इस पॉइंट तक बढ़ेगा, इस बिंदु तक बढ़ेगा, और फिर इसके बाद इस बिंदु से फिर घटना शुरू हो जाएगा, और फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की डायरेक्शन घटती जा रही है। यहाँ नीचे को y और नेगेटिव होगा, और यहाँ तक नेगेटिव होगा, और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब छोटे से, यहाँ हम ये देखेंगे x1 इज लेस देन x2 जा रहा है, इंप्लाइज दैट यहाँ पर fx1 इज क्या हो रहा है? लेस देन fx2। तो ये निरंतर क्या हो रहा है? यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, और यहाँ ये स्थिति होगी जहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा साइन क्या हो जाएगा? इसी बिंदु पर अब डायरेक्शन चेंज होनी शुरू हो जाएगी नीचे को, यहाँ से फलन फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि x1 इज लेस देन, मान लीजिए यहाँ पर भी ये फिर x1 ले लें, इसको x2 ले लें, आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, और इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा fx1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा fx2। ठीक है, या हम इसको डैश डैश ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से घट गया, अब फिर यहाँ से घटता घटता यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो गया ऊपर को, और यहाँ तक बढ़ता गया, फिर घटेगा। तो यहाँ से फिर बढ़ गया, और इसको हम मान लेते हैं कि x2 डबल डैश इज लेस देन x1 डबल डैश और x2 डबल डैश ले लेते हैं, और फिर स्थिति आती है कि fx1 इसी सैम्बल में चलता है, लेस देन वाले में, और fx2 डबल डैश ये हो जाता है। तो फिर ये फिर बढ़ गया, है ना? तो ये स्थिति यहाँ से यहाँ तक हो गई, और फिर उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है लगातार, फिर जो है बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है डियर स्टूडेंट, स्थिति में फलन ना तो बढ़ रहा है और ना घट रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसे क्या कहेंगे हम कि ना तो ये वर्धमान फलन है और ना ये ह्रासमान फलन है ना? तो ये आ गया ना तो वर्धमान और ना ह्रासमान फलन। अब हम देखेंगे अवकलन के माध्यम से, अवकलन विधि से, ठीक है, फलन के वर्धमान तथा ह्रासमान का पता लगाना है।
ठीक है, हम सिंपल भाषा में इसे लिखेंगे कि कैसे जो है अवकलन विधि से हम जो है फलन के वर्धमान तथा ह्रास मान का पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंशिएशन से भी हो सकता है। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसे समझते हैं कि हमारे पास एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है। पहले हम समझते हैं टेन थीटा को। किसको समझेंगे पहले? टेन थीटा। आप टेन थीटा का मतलब इसे ही हम क्या कहते हैं? एम। इसे ही हम प्रवणता, इसे ही हम एक्स अक्ष से ढाल ये भी लिखते हैं। ठीक है, एम से भी लिखते हैं इसे, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। किसी भी बिंदु पर डी वाई एक्स के किसी बिंदु पर हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम टेन थीटा के बारे में पहले यहां समझेंगे। आपने देखा होगा कि टेन, यहां पर अगर देखें, मान लीजिए टेन थीटा है, ये है 90 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है? इन्फिनिटिव होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं टेन इन्फिनिटिव होता है। आपने देखा होगा टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आपने देखा कि ये मान 0 से लेकर के यहां तक क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का मान बताओ 1/√3। टेन 45 का मान कितना होता है? टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई? टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। आप देख रहे हैं ये 1/√3 था, ये 1 हो गया, थोड़ा इससे बड़ा हो गया। इससे इसका मान कितना होता है? 1.71 लगभग होता है। तो ये 1 से और बड़ा हो गया, तो धीरे धीरे इधर को बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से अनंत की ओर। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट कि मान लीजिए ये हमारे पास 0 है और ये इन्फिनिटिव है, तो इधर को बढ़ना हमारा क्या होगा? हम ये लिख सकते हैं टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि टेन थीटा क्या है इधर? इंप्लाइज दैट टेन थीटा क्या है इधर? पॉजिटिव। आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, और इसके इधर आपको क्या दिखेगा? माइनस इन्फिनिटिव होता है, तो इधर टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। अब आप देखेंगे 90 के बाद देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे 180 डिग्री आता है, तो टेन 180 डिग्री का मान बताओ। टेन 180 डिग्री पर मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 180 डिग्री पर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इधर को चलते हैं, यहां से 180 डिग्री की ओर चढ़ते हैं। आप देखेंगे यहां पर, वैसे भी देखिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप ऐसे भी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ये टेन 120 डिग्री होगा। अगर हम यहां से देखें एक्स अक्ष से, अगर इसको देखें कोण को, तो 90 से 30 डिग्री ज्यादा, तो 120 डिग्री। तो टेन 120 डिग्री का मान अगर आप देखेंगे तो माइनस में √3 होता है। और अगर आप इससे आगे बढ़े टेन 135 डिग्री, टेन 135 डिग्री आता है। 120 में 15 जोड़ेंगे, 135 डिग्री, इसका मान -1 होता है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये आएगा टेन 150 डिग्री। ठीक है, और इसका मान कितना होगा? -1/√3, -1/√3, और उसके बाद 0। यानी कि हमारा जो मान है वो लगातार -1.7 से फिर -1 पे, और फिर उससे 1 से भी कम और 0 पे आ गया। यानी कि 90 से हमारा 180 तक मान लगातार घटता जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया कि 0 से बाईं तरफ अगर हम जाते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण, ये 90 डिग्री के कोण पे आ रहा था, 90 डिग्री तक तो हमारा पॉजिटिव है, और उससे बाद जो है हमारा नेगेटिव हो जाता है मान। ठीक है, तो जब 90 से अधिक कोण हमारे पास होगा तो टेन थीटा क्या आएगा? टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, या फिर हम भी लिख सकते हैं टेन थीटा इज लेस देन 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? तो अब हम डिफरेंशिएशन को समझते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास, अब हम एक कर्व लेते हैं। यहां हम समझते हैं कि एक कर्व लेके, ये हमारे पास एक एक्स अक्ष है
माइनस एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये माइनस का वाई अक्ष है। अब हम एक कर्व लेते हैं डियर स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर ये कर्व हमने लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टेंजेंट, हम टेंजेंट कहते हैं, यानी कि टेंजेंट का अर्थ क्या हुआ, टेन थीटा, और इसी का अर्थ क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को हम डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं। मान लीजिए ये जीरो है, हमने कहा टेन थीटा जीरो है, तो टेन थीटा का मान जीरो कहाँ कहाँ होता है, 180 डिग्री पर और 0 डिग्री पर। तो अब ये अगर हम पॉजिटिव में लेके चलें तो इस यहाँ पर मान लीजिए ये जो कोण है, अगर इसी एक्स अक्ष के पैरेलल कोई कोण बन रहा है तो हमारा मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और इसके पैरेलल कहाँ पर बनेगा, इस बिंदु पर। आपको मैंने पहले ही कहा था टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट, क्या हुआ इसका अर्थ, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट हो गया। और यहाँ पर जो है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स किस पर, इस बिंदु पर, ये बिंदु हम मान लेते हैं सी है, इस बिंदु पर सी पर जो है टी डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि टेन थीटा हमारा क्या आ रहा है, एक्स अक्ष के पैरेलल यानी कि 0 डिग्री, यानी कि इस थीटा के साथ ऐसा घूमेगा ना कोण, ऐसा घूमेगा, समझ में आ गया। तो ऐसा घूमेगा तो एक्स अक्ष के साथ क्या है 0, 0 से फिर 30 डिग्री गया, 30 डिग्री से 45 डिग्री, फिर ऐसे चलते चलते 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री हो गया, ऐसे होगा, है ना। तो 0 डिग्री का मतलब एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर जो इसके समांतर रेखा होगी, यहाँ पर tan 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो tan 0 का मान 0, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 0। अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, इसके बाद कहीं भी हम पॉइंट लेते हैं और वहां पर टेंजेंट खींचते हैं, यानी कि उसको स्पर्श करने वाला, इस बिंदु को स्पर्श करने वाला, यानी कि डी वाई, टेंजेंट का अर्थ आप ये समझिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इस पॉइंट पर अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स जिसको हम टेन थीटा कहते हैं, वो क्या हो रहा है, ये कोण 90 डिग्री से बढ़ा रहा है कि नहीं, लेस देन 0 हो जाएगा, वेरी गुड, ये लेस देन 0। तो यहाँ पर थीटा जो है ये 90 डिग्री से बड़ा कोण, 90 डिग्री इतना होता है, और ये इससे बड़ा 90 डिग्री से बड़ा कोण बन रहा है, यानी कि 90 से ज्यादा होगा, 120, 130 डिग्री, 135 डिग्री का कोण होगा, तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। टेन थीटा नेगेटिव मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज लेस देन 0। और इस पॉइंट पर अगर हम देखें, मान लीजिए इसके इधर जहां पर 0 था उससे आगे देख लिया, और इससे पीछे कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं टेंजेंट को, तो ये एक्स अक्ष से 90 डिग्री यहाँ पर होता है, 90 डिग्री से छोटा कोण बनाएगा, मान लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो इस पॉइंट पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर इक्वल टू का इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू 0। तो हम क्या समझे कि यदि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, तब यह बिंदु परिवर्तन बिंदु कहलाएगा। क्या है, यहां से परिवर्तन होता है, परिवर्तन बिंदु कहलाता है। समझ में आएगा क्यों, क्योंकि यहां से ही हमारा परिवर्तन हो रहा है, इससे आगे हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग। यहाँ देख रहे हैं हम कि ये फलन धीरे धीरे ऊपर को बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम एक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो फलन का वाई का मान भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है तो फलन क्या होगा, वर्धमान, और डी वाई अपॉन डी एक्स यदि लेस देन होगा 0 से, तो हमारा फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। समझ में आ गया, तब फलन हमारा नीचे को आता रहेगा। तो परिवर्तनशील बिंदु डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कोई भी हमारे पास अगर फंक्शन है, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फलन हमारे पास है, तब एफ डैश एक्स बराबर 0 पर फलन, ठीक है, का मान, ठीक है, वर्धमान तथा इसको हम कह सकते हैं तथा ह्रासमान के मध्य होगा। यानी कि
किसी भी फंक्शन में हम एफ डैश एक्स बराबर 0 निकालेंगे, हमारे फिक्स पॉइंट निकल जाएंगे। उसके आगे यदि फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब फलन क्या होगा, वर्धमान। क्या होगा, वर्धमान। ये समझ में आ गया। तथा यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी कि डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि 0 से बड़ा है तो फलन वर्धमान हो जाएगा, और यदि डिफरेंशिएशन फलन का, तब फलन ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान। तो ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट कि यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखेंगे, तो जो x के बिंदु आएंगे वो जो हैं वहां पर हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, उन बिंदुओं पर 0। उसके आगे या तो बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए हमारे पास x के 3 बिंदु आ गए, 1 2 3, ठीक है, ये 3। तो हम ये देख सकते हैं कि इस बिंदु पर भी 0 होगा, इस बिंदु पर dy/dx 0 होगा, इस बिंदु पर भी 0 होगा। यदि यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ घटेगा, यहाँ फिर बढ़ेगा, फिर यहाँ घटेगा। यदि यहाँ घट रहा है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर बढ़ेगा। तो यदि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा बढ़ेगा, dy/dx जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा, फिर यहाँ पर घटेगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी कि यदि यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है इससे पहले, इस पॉइंट से पहले, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगा आगे, और फिर इसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, फिर डिक्रीजिंग आएगा, ऐसे। और यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है इस पॉइंट से पहले, तो इधर डिक्रीजिंग है, तो इधर इंक्रीजिंग हो जाएगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से हम dy/dx के प्रयोग से भी वर्धमान और ह्रासमान का पता लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने सीखा कि वर्धमान और ह्रासमान कोई भी फलन कैसे होता है। अब हम देखेंगे किसी अंतराल में किसी बिंदु पर फलन वर्धमान या ह्रासमान। यानी कि यदि किसी बिंदु पर हम देखें तो फलन ह्रासमान होगा या वर्धमान होगा। आइए इसे समझते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास इस प्रकार से एक फलन है, ठीक है, और या अगर हम दूसरा भी एक x अक्ष और y अक्ष ले लें, या हमारे पास इस प्रकार से कोई कर्व है, दो कर्व हम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x पॉइंट पर y जो है fx है, और ये मान लीजिए x से h दूरी पर x प्लस h, टोटल डिस्टेंस यहाँ से ये x है, फिर h हो जाएगा, तो टोटल x प्लस h हो जाएगा मूल बिंदु O से डिस्टेंस इसकी, और ये जो ऊंचाई है ये हो जाएगी fx प्लस h, ये हो जाएगा। माना यहाँ पर एक बिंदु C है जहाँ पर हम f डैश x, यानी कि C बिंदु पर हम f डैश x या f डैश C इसे कह सकते हैं, ज्ञात करते हैं, तो f डैश C। और चूंकि x में अगर कर्व है तो इसे f डैश x भी कहा जा सकता है। तो ये हम ज्ञात करते हैं। तो किसी बिंदु, ये P बिंदु है, और P पर जो है हमारा कोई बिंदु है जहाँ पर टेंजेंट इस प्रकार जा रहा है, तो इस बिंदु पर f डैश x क्या होगा ये हम देखेंगे। बिंदु P पर f डैश x, ये हमने पढ़ा है
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये हम जानते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच हो जाएगा। मान लीजिए तो चूंकि यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि h यहां पर सदैव क्या होगा, ग्रेटर देन 0, h इज ग्रेटर देन 0 होगा और हमें यह प्राप्त करना है कि ये वर्धमान फलन है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट लग जाएगी h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 का मीन्स अगर हम इस h दूरी को 0 कर देते हैं और यहाँ पर इसे लेके आते हैं, या फिर ये अगर x का पॉइंट है तो इसको 0 करके यहाँ पर लेके आते हैं, मान लीजिए ये x है, अभी तो c मान लिया, लेकिन यदि बाई हम सपोज करें कि इसको x मान लेते हैं तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर ले आए, एक बिंदु बन जाएगा। तो यहाँ पर इस बिंदु को टच करते हुए एक टेंजेंट जाएगा जिसको हम dy अपॉन dx या f डैश x कहेंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वर्धमान के लिए हम क्या जानते हैं कि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज लेस देन x प्लस h। ये हो जाएगा, ये हमें पता है कि x छोटा है, x प्लस h जो है बड़ा है इससे। तब हमने ये सीखा था कि f x प्लस h इज x प्लस h इज ग्रेटर देन हो जाएगा एफ एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट कि हमने कहा था कि एफ एक्स यदि x है तो एफ एक्स जो है फिर इसी सिंबल में होगा एफ एक्स प्लस एच, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये हमने इधर लेके आया लेफ्ट साइड में तो ये माइनस में आ गया और यहाँ पर आ गया ग्रेटर देन 0, है ना। अब h से यदि हम डिवाइड कर दें और लिमिट लगा दें, लिमिट h टेंस टू 0 कर दें एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जो कि 0 से ही पॉजिटिव हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव में हमने पॉजिटिव संख्या का डिवाइड किया तो ये पूरा फिर भी पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव धनात्मक रहेगा। तो ये जो पूरा है ये हमने क्या ले रखा है ऊपर, हम देखते हैं ये क्या है, एफ डैश एक्स। तो हम ये कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हम ये समझे हैं इसमें कि यदि हमारे पास कोई अंतराल x बिलोंग्स टू c माइनस एच कॉमा c प्लस एच कोई अंतराल है ऐसे पॉइंट c पर, c माइनस एच मीन्स इधर थोड़ा सा लेकर के और इधर लेकर के थोड़ा सा आगे लेकर, ये एक कंटिन्यूअस कर्व इसके अंदर है। तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और फलन वर्धमान होगा। पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यह वर्धमान फलन होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार यदि हम इसको देखें और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लें, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ले लें, ये x है और मान लीजिए ये पॉइंट x1 और ये जो हमें ये आगे दिख रहा है h मान लेते हैं, ये पूरा x यहाँ से यहाँ तक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x1 प्लस एच। तो x1 प्लस एच ये पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस एच, और ये वाला पॉइंट जो हमें दिख रहा है वो fx1 है।
तो ऐसा हम ले सकते हैं किसी पॉइंट पर। और इसी तरह हाँ एफ डैश, यहाँ हम देखेंगे कि निरंतर ह्रासमान और यहाँ पर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो वर्धमान है ये निरंतर वर्धमान, इसे लिख सकते हैं निरंतर वर्धमान, ये आ जाएगा निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली निरंतर, क्योंकि निरंतर में दोनों ही आ जाते हैं। तो निरंतर ह्रासमान के लिए क्या जानते हैं कि एफ एक्स प्लस एच जो है वो लेस देन होना चाहिए, एफ एक्स एच जो है वो लेस देन होगा एफ एक्स से। ओके, तो इम्प्लाई दैट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ये इधर चला जाएगा तो यहाँ जीरो बचेगा इधर, और इधर माइनस में आ जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या में अगर भाग दिया जाता है तो पूरा ऋणात्मक हो जाता है। और यदि हम लिमिट ले लें इसके पीछे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। और एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो यदि होगा तो ये क्या आ जाएगा, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान प्राप्त होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्राप्त होगा। तो इस पर ये हम जो समझ पाए हैं अभी तक, इसको थोड़ा सा लिख करके हम प्रश्नावली को हल करेंगे और आपको बहुत आसान तरीके से जो है प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ एक प्रमेय बन जाती है, हम जो देखेंगे एक प्रमेय हम देखेंगे यहाँ पर, और ये होगा कि माना फलन f समवृत्त अंतराल, समवृत्त का मतलब होता है क्लोज अंतराल, ठीक है, a कॉमा b में क्या होना चाहिए, सतत। ये आप पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े तो हमारा जो मैं डिफरेंशिएशन का जो वीडियो या अवकलन का वीडियो अगर बनाऊंगा तो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये इतने डिटेल से नहीं समझाई जा सकती हैं। तो ए कोमा बी, ये जो क्लोज इंटरवल है ए कोमा बी में, इसे क्या होना चाहिए, फलन को सतत होना चाहिए, और सतत और इसको कहेंगे विवृत ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय का मतलब हुआ डिफरेंशिएबल अवकलनीय हो तो f अंतराल a कोमा b में निरंतर क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, क्या निरंतर वर्धमान होगा यदि f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो, और x जो है ये बिलोंग करेगा a कोमा b में। और नंबर 2 इसी पे आधारित नंबर 2 हो जाएगा कि f अंतराल, f का मतलब जो फलन है, ठीक है, वो अंतराल a कोमा b में निरंतर ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा यदि
हम ये कह सकते हैं कि यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और ये किस में, x बिलोंग्स टू a कोमा बी, ओपन इंटरवल a कोमा बी में, यदि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 तो निरंतर ह्रासमान, और यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो निरंतर वर्धमान होगा।